Welcome to Sai Learning by Saleha Ansari. Let us today start with a new topic, that is superposition of waves. What are waves? अभी ये waves क्या हैं? Waves are basically disturbance in a medium. ठीक है? Disturbance in a medium. अब ये जो disturbance होता है, it carries only energy with it. ठीक है, एंड मैटर इज नॉट ट्रांसफर, ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन्स अगर मैं कोई स्ट्रिंग कंसिडर करती हूँ, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग अ स्ट्रिंग, कोई एक थ्रेड, कोई धागा, ठीक है. अब अगर उसे हमने पकड़ के एक रिजिड सपोर्ट है इस तरफ और इस तरफ से मैंने उसे होल्ड करके रखा और मैंने अगर उसे झटका दिया तो इस तरीके से वो वेव मोशन परफॉर्म करेगा, उसमें वेव्स फॉर्म होगी, राइट. और वो वेव्स क्या करती है, दैट वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट. अभी जैसे कि ये रिजिड सपोर्ट है, ये स्ट्रिंग, मैंने यहां से इसे पकड़कर झटका दिया इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्रेस्ट फॉर्म होगा और इस तरीके से वेव ट्रैवल करेगी, राइट. अब ये जो वेव की ट्रैवलिंग है, अब इसका ये थोड़ी मतलब है कि यहाँ से स्ट्रिंग ट्रैवल कर गई, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स, वो धागे के पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं किए. क्या हुआ, ये पार्टिकल्स जो मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखे थे वो सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगे, राइट. यहाँ का पार्टिकल अपवर्ड जाने लगा, ये पार्टिकल नीचे आने लगा, अगेन ये ऊपर आने लगा. मतलब क्या हुआ, उन पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, करेक्ट. अब वो पार्टिकल में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ एंड हमें क्या लगा कि ये वेव ट्रैवल कर रही है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रही थी. क्या ट्रांसफर हो रहा था, दैट वाज मैटर ट्रांसफर नहीं कर रहा था, दैट इज पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, ओनली एनर्जी वाज गेटिंग ट्रांसफर. ओके, तो वेव क्या है, हम क्या कह सकते हैं, अ मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन एनी इलास्टिक मीडियम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मेन पोजिशन. अब ये वेव्स जो हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी होती है स्टेशनरी वेव. तो हम पहले प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर प्रोग्रेसिव वेव्स. फाइन, प्रोग्रेसिव वेव्स. अब ये प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है, जो वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे हम उसे प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं. लाइक अगर मैंने यहाँ से कोई वेव स्टार्ट की, इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को एक अपवर्ड मोशन दिया तो वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी, राइट. तो ये जो आगे बढ़ रही है ये इसका डायरेक्शन इस तरफ है, राइट, इस तरीके से, तो ये प्रोग्रेसिव वेव है बिकॉज इट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन. फाइन, तो हम ऐसी वेव को जो आगे मूव करती है उसे प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, ठीक है. अगर आपने देखा होगा कि पानी का सरफेस, अगर कोई एक स्टेशनरी वाटर बॉडी है जो रुकी हुई है, ठीक है, अगर उसमें आप स्टोन ड्रॉप करोगे तो आपने देखा होगा इस तरीके से रिपल्स फॉर्म होते हैं, सर्कल सर्कल सर्कल, वो सारी वेव्स होती हैं जो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो दैट आर प्रोग्रेसिव वेव्स. आया समझ में, प्रोग्रेसिव वेव का लाइव एग्जाम्पल. सो बेसिकली प्रोग्रेसिव वेव क्या है, अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम ट्रैवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन simultaneously without any damping and obstruction from one particle to another. मतलब प्रोग्रेसिव वेव्स वो वेव्स होती हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के किसी मीडियम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती जाए, वो भी बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, कोई रुकावट के बिना. फाइन. सो अब हम देखेंगे कि प्रोग्रेसिव वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, अगर आपको याद होगा ऑसिलेशन चैप्टर में, राइट. तो प्रोग्रेसिव वेव भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करती है. लाइक जब कोई वेव ट्रैवल करती है तो इस तरीके से वो उसका हर पार्टिकल अपनी ही जगह पर SHM परफॉर्म करता है. फाइन, we can say that
each particle is producing SHM on with respect to its mean position. अब सेकेंड पॉइंट क्या है? ये तो फर्स्ट पॉइंट था दैट पार्टिकल्स परफॉर्म SHM. सेकेंड पॉइंट इज ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ये अगर ये कोई एक वेव है तो इसके ये सारे एम्पलीट्यूड्स सेम होंगे. ठीक है, मीन्स ईच क्रेस्ट एंड ईच ट्रफ has equal amplitude, equal frequency and equal time period. हमने amplitude, frequency, time period ये सारी definitions oscillation chapter में पढ़ी है, correct? आप वहां से वो सब देख सकते हो. Then हमने oscillation chapter में SHM की जितनी भी properties देखी थी कि SHM में क्या है, वो कब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कब वेलोसिटी मिनिमम होती है, राइट? हमने देखा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ होता है. और ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक एग्जाम्पल है. मतलब मीन पोजीशन के करीब में सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी. उसी तरीके से प्रोग्रेसिव वेव के लिए भी मीन पोजीशन की तरफ वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट? हियर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. ठीक है, और एक चीज, इस पे जो वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी परमानेंटली रेस्ट नहीं होते. दैट इज नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट. ठीक है, हर पार्टिकल मॉनिटरली रेस्ट पोजीशन पे आता है एंड हर पार्टिकल का फेज भी पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करता है. फेज वेरी करने का क्या मतलब है? जैसे अभी ये देखो, ये पार्टिकल का फेज इधर है, ये है, करेक्ट? तो इसका ये है, इसका इधर है, देन ये इधर. मीन्स पार्टिकल टू पार्टिकल सबके फेजेस चेंज हो रहे हैं, राइट? नो पार्टिकल इज एट द सेम फेज. यानी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सबका अलग अलग है. इन सिंपल वर्ड आई कैन से each particle is having different state of vibrations. Okay? और the very first thing जो हमने वेव की डेफिनेशन में भी कहा था, that is कि ये जो प्रोग्रेसिव वेव होती है वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, मैटर कैरी नहीं करती. मीन्स ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव energy is transferred from one point to another point and no matter is transferred. Got it? तो आपको प्रॉपर्टीज आई गेस क्लियर हो गई होगी. तो हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. उससे पहले हमें ये पता है कि दो टाइप के वेव्स हैं जो हम बेसिकली पढ़ते आए हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव. ये दोनों भी प्रोग्रेसिव वेव के एग्जाम्पल है. अभी आप बना कहोगे कि पहले कहा कि दो टाइप के वेव्स हैं, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव. अब कह रहे हैं दो टाइप के वेव है, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल. तो नहीं, दैट इज नॉट द केस. दो टाइप प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी था. प्रोग्रेसिव में दो टाइप है जो है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव. ओके, तो पहले हम लॉन्जिट्यूड ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट करती है. अब ये तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जब कोई पार्टिकल या कोई वेव किसी एक ओपेक मीडियम की तरफ जाती है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होती है, करेक्ट? उससे टकरा के अलग डायरेक्शन में आ जाती है, यानी उस सेम मीडियम में वापस आती है. हम उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं. उसी तरीके से हमारी जो प्रोग्रेसिव वेव है वो भी जब किसी चीज से टकराती है, किसी इंटरफेस पे, दैट इज एक मीडियम से दूसरे मीडियम के इंटरफेस पे टकराती है, तो उस वक्त वो भी रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? अगर वेव है तो इट इज आइदर moving like this or it is moving like this, correct? दो टाइप की हम वेव की बात कर रहे हैं ना. ये ट्रांसवर्स वेव है, ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव है.
अब अगर ये इस तरीके से ट्रैवल कर रही है तो इधर इट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, कि जब ये इससे टकराए तो क्रेस्ट होगा, और अगर ये वाली ट्रैवल कर रही है तो अगर ये इससे टकरा रही है तो या तो कंप्रेशन होगा या तो रेरफैक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी केस है, या तो क्रेस्ट होगा या तो ट्रैप होगा। तो ऐसा किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, हमें वो देखना है कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा। और जब रिफ्लेक्ट होती है लाइट, क्या कोई भी वेव लाइट, इधर आई एम सेइंग अबाउट ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल, दोनों में से ये दोनों वेव्स अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो अगर क्रेस्ट टकराया है तो क्या रिफ्लेक्ट होगा, क्रेस्ट ही रिफ्लेक्ट होगा या ट्रफ रिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली अगर लॉन्जिट्यूडिनल वेव ने स्ट्राइक किया है तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव का अगर कंप्रेशन स्ट्राइक हुआ है तो रिफ्लेक्ट क्या होगा, कंप्रेशन रिफ्लेक्ट होगा या रेयरफैक्शन रिफ्लेक्ट होगा। व्हाट इट सो ये चीज हमें अभी देखनी है। तो उसके लिए हम 3 अलग अलग केसेस देखेंगे कि किस केस में क्या होगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव फर्स्ट। हम पहला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि हमने एक रिजिड सपोर्ट पर एक स्ट्रिंग बांध कर रखी है इस तरीके से, ठीक है। दिस स्ट्रिंग आई एम सेइंग दैट इट इज स्ट्रिंग ए बी, ठीक है। अब मैंने इसे अपवर्ड ऊपर की तरफ एक झटका दिया, मतलब क्रेस्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने झटका दिया तो यहाँ पे क्रेस्ट ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये क्रेस्ट यहाँ से ट्रैवल करते करते बी तक के पहुंचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड डायग्राम भी बना लेती हूँ। वो इस तरीके से बी तक के यहाँ तक के पहुंचा, ओके। अब जब ये बी तक के पहुंचा जैसे, तो ये क्या करने की कोशिश करता है पता आपको, ये इस तरीके से यहाँ से जैसे इधर गया, ये ऊपर पार्टिकल्स अपवर्ड जा रहे हैं ना, अपवर्ड की तरफ, तो वो अपने आगे के पार्टिकल को भी ऊपर लाने की कोशिश करता है। जब क्रेस्ट ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली क्रेस्ट तो सबको ऊपर ही लाने की कोशिश करेगा, राइट। अब वो जब बी से टकराता है तो वो उस बी, इस रिजिड सपोर्ट के पार्टिकल को भी ऊपर लाने की कोशिश करता है अपवर्ड के, वो भी क्रेस्ट, उसमें भी क्रेस्ट फॉर्म हो। लेकिन ये जो सपोर्ट है, ये जो इंटरफेस है, दिस मीडियम, ये मीडियम डेंसर मीडियम है, जबकि ये स्ट्रिंग जो है इसके लिए वो रेयरर होगी, राइट। ये जो रिजिड सपोर्ट है वो इस स्ट्रिंग के मुकाबले हेवियर है ना, वो ज्यादा डेंस है। तो इस केस में इस वजह से ये जो स्ट्रिंग है, ये जो क्रेस्ट है, वो इसके पार्टिकल्स को ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाता, मूव नहीं कर पाता। व्हाट इट, और क्योंकि ये मूव नहीं कर पाता है, इस वजह से हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है कि नॉट सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ हमने पढ़ा है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो क्योंकि ये इसे ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये तो ऊपर हुआ नहीं, इसलिए इट एक्सर्ट्स एन ऑपोजिट रिएक्शन ऑन द स्ट्रिंग, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसने इसे ऊपर लाने की कोशिश की, ये ऊपर तो आया नहीं लेकिन इसने स्ट्रिंग को नीचे कर दिया, लाइक इस तरीके से। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे ट्रांसवर्स वेव टकराई तो रिफ्लेक्शन में क्रेस्ट चेंजेस इनटू ट्रफ, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के इंटरफेस पे जा रहा हो, उस केस में व्हाट हैपेंस, क्रेस्ट चेंजेस इनटू ट्रफ। मींस अगर क्रेस्ट टकराएगा तो ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ टकराएगा तो क्रेस्ट बन जाएगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे अगर मेरी ये स्ट्रिंग किसी फ्रिक्शनलेस रिंग से टाइड है, लाइक ये एक रॉड है, इस एक रॉड पर एक रिंग बंधी हुई है और ये रिंग फ्रिक्शनलेस है। अब ये जो मेरी स्ट्रिंग है वो इस तरीके से, लाइक दिस स्ट्रिंग इज टाइड इन अ रिंग, और ये रिंग एक रॉड से टाइड है, ठीक है। और ये जो रिंग है वो फ्रिक्शनलेस है, मींस इट कैन इजीली स्लाइड और मूव
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। अब मैंने अगर यहाँ पे क्रेस्ट बनाया, मीन्स अब यहाँ पे मेरी क्रेस्ट मूव कर रही है जिस तरीके से ये केस में था, ठीक है। अब ये क्रेस्ट जैसे इधर आएगी, अगेन व्हाट इट विल ट्राई टू मूव दिस रिंग अपवर्ड, ठीक है। अब ये रिंग तो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है, इजीली मूव हो जाएगी, तो ये मूव हो जाती है। और जो रिवर्स में हमें यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वेव मिलती है वो क्या मिलती है, क्रेस्ट। ये क्रेस्ट सफल हो गया था इसको क्रेस्ट देने में, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसमें भी हमें क्रेस्ट ही मिलता है, ठीक है। मीन्स ये क्या था, इस केस में ये डेंसर मीडियम हो गया था और ये रिंग जो थी वो रेरर मीडियम हो गई थी, ठीक है। इसके मुकाबले दिस वाज रेरर। तो जब ट्रांसवर्स वेव डेंसर से ट्रैवल करके रेरर की तरफ जाती है तो उस केस में क्रेस्ट डज नॉट चेंजेस इनटू ट्रफ। मींस क्रेस्ट अगर जाता है तो क्रेस्ट ही आता है, ट्रफ अगर जाता है तो ट्रफ ही आता है। और यहाँ पर अगर रेरर से डेंसर की तरफ जा रही हो तो क्रेस्ट जाएगा तो ट्रफ बनेगा, ट्रफ जाएगा तो क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होकर आएगा। गॉट इट? इतना क्लियर है? अब हम एक थर्ड केस भी देख लेते हैं। थर्ड केस इन द सेंस कि अगर मैंने दो स्ट्रिंग्स आपस में बांध दी है, ठीक है। अब दो स्ट्रिंग्स किस तरीके से, ये देखो, ये मेरा थर्ड केस है। ये मेरी एक रिंग है, एक स्ट्रिंग है, समझो ए बी, और ये स्ट्रिंग थोड़ी मोटी है, लाइक आई कैन से कि समझो रस्सी जैसी, ओके। अब इसके आगे मैंने दूसरी स्ट्रिंग बांध रखी है इधर, ओके। ये जो दूसरी है ये लाइट वेटेड, मतलब समझो ये कोई धागा होगा। सो ये हो गया हमारा, समझो मैंने इसे PQ कह दिया, ये ए बी था, बी से हम सी ले लेते हैं, फाइन। सो अब ये जो मेरी ए बी है, ये जो रोप ए बी है, और आई कैन से स्ट्रिंग ए बी, ये क्या है, ये डेंसर है कंपेयर टू दिस स्ट्रिंग, ये छोटे से थ्रेड के हिसाब से, मीन्स ये रेरर है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब यहां पर हम क्रेस्ट देंगे, जब मैंने यहाँ पे क्रेस्ट दिया और ये क्रेस्ट यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर जाएगा, तो देखो डेंसर से रेरर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वो आसानी से इस यहाँ पर भी क्रेस्ट दे देगा, वो उसको इजीली ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव करने में कामयाब हो जाएगा, करेक्ट, लाइक दिस। अब दैट मीन्स जब यहां से डेंसर से रेरर की तरफ क्रेस्ट गया तो क्रेस्ट ही था, वैसे ही ट्रफ जाएगा तो ट्रफ भी ट्रफ ही रहेगा। लेकिन अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यानी इसी केस का कि अगर हम यहां से क्रेस्ट दे रहे हैं, लाइक इस तरफ से अगर ऐसे हम क्रेस्ट दे रहे हैं तो क्या होगा, ये सी था एंड दिस वाज ए बी। अब ये रेरर है और ये डेंसर है, राइट। तो रेरर से डेंसर की तरफ आने में क्या होता है, रेरर से डेंसर की तरफ क्या होता है, क्रेस्ट ट्रफ में चेंज हो जाता है, राइट। मीन्स इस तरफ में क्या होगा, ये जब ये इधर पर आएगा तो वो ट्रफ बन जाएगा। जब क्रेस्ट इधर पे ट्रैवल करेगा तो देखो मैं यहां पे बना रही हूं, जब ये क्रेस्ट इधर आएगा तो रिफ्लेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इधर पे ट्रफ। गॉट इट? मीन्स द क्रेस्ट वाज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, देयरफॉर रिफ्लेक्शन में क्या मिला, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर क्या गया, ट्रफ। क्रेस्ट यहाँ ट्रैवल कर रहा था रेरर से डेंसर की तरफ, इसलिए रिफ्लेक्ट क्या हुआ, ट्रफ रिफ्लेक्ट हुआ। एज वी डिस्कस्ड हियर, रेरर से डेंसर में क्रेस्ट जाएगा तो ट्रफ रिफ्लेक्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ देखो रेरर से डेंसर में क्रेस्ट जा रहा था इसलिए रिफ्लेक्ट क्या हुआ, ट्रफ रिफ्लेक्ट हुआ। गॉट इट? क्लियर है? सो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, रेरर से डेंसर की तरफ
if the particle is in the form of crest, that is the wave is in the form of crest, तो trough reflect होगी. Similarly, अगर डेंसर से रेयर की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो क्रेस्ट जाकर क्रेस्ट ही आएगा. दिस इज द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव. दिस इज नॉट द केस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव. हम लॉन्जिट्यूडिनल भी डिस्कस करेंगे. इतना क्लियर है? इफ दिस इज क्लियर देन विल मूव टुवर्ड्स लॉन्जिट्यूडिनल वेव. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव. अब इसमें भी हम रेयर और डेंसर का देखते हैं. इसमें क्या होता है, ये देखिए, लॉन्जिट्यूडिनल वेव बेसिकली क्या है, प्रेशर वेव है, राइट. उसमें प्रेशर वेव है वो तो कहीं कॉम्प्रेशन और कहीं रेरफैक्शन होता है. इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ नहीं होता है, करेक्ट. सो इसमें क्या होता है, इस तरीके से दिस वेव इज ट्रैवलिंग, फाइन, कंप्रेशन और रेरफैक्शन के साथ. अब यहां पे इसे मिला रिजिड सपोर्ट, करेक्ट. अब ये क्या है, कंप्रेशन इससे टकराया रिजिड सपोर्ट से, तो वो क्या करता है, प्रेशर वेव्स है ना, वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है. व्हाट इट, तो वो इस रिजिड सपोर्ट, ये जो डेंसर मीडियम है, वो उस डेंसर मीडियम में कंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है. बट ये मीडियम तो डेंसर है, इस वेव में इतनी ताकत नहीं है कि वो ऑलरेडी जो डेंस है उसको और डेंस कर सके, राइट. वो उसको कंप्रेस नहीं कर पाता. क्योंकि वो उसे कंप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तुमने अगर उसे मारा है तो वो पलट के तुमको मारेगा, राइट. तो ये वेव, ये कंप्रेशन ने इस रिजिड सपोर्ट को मारा है. वो उसको कंप्रेस करना चाह रहा था, उसे दबाना चाह रहा था, लेकिन ये रिजिड सपोर्ट इज मोर पावरफुल ना, वो ज्यादा पावरफुल है. वो उसको वो खुद तो कंप्रेस होगा नहीं, लेकिन पलट के कंप्रेशन देगा, वो उसको जरूर प्रेशराइज करेगा. तो ये क्या करता है, रिवर्स में उस एरिया को फिर से कंप्रेस करता है. तो जो रिफ्लेक्टेड रेज, जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है, उसमें भी क्या होता है, हमें इसी तरीके से पैटर्न मिलता है. लाइक कंप्रेशन टकराया था तो कंप्रेशन ही मिला. मीन्स ये हमारा रेरर मीडियम था, ये हमारा डेंसर मीडियम था. तो जब रेरर से डेंसर पे लॉन्जिट्यूडिनल वेव टकराती है तो कंप्रेशन कंप्रेशन में ही लौटता है और रेयर फ्रैक्शन में ही लौट कर आता है. सिमिलरली उल्टा केस होगा, अगर ये मीडियम रेयर होगा तो, लाइक अगर यहां पे ये वाला मीडियम डेंसर है, समझो इस तरीके से, ओके. अगर ऐसा मीडियम है और यहां पे जो मीडियम है ये रेयर है, तो द केस विल बी वाइस वर्सा. लाइक कंप्रेशन टकराया है तो रेयर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होगा. व्हाट इट. सो ऐसे केस में डेंसर से रेयरर की तरफ कंप्रेशन अगर स्ट्राइक होगा तो तुमको रेयर फ्रैक्शन मिलेगा, रेयर फ्रैक्शन स्ट्राइक होगा तो कंप्रेशन मिलेगा. गॉट इट. सो दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ये क्लियर हो गया. तो हम एक कंसेप्ट देखेंगे विच इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव. सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है, सुपरपोजिशन मीन्स एक वेव का दूसरी वेव पे सुपर इम्पोज होना. जैसे कि अभी एक वेव एक ही जगह से 2 से 3 वेव या ज्यादा वेव्स, मल्टीपल वेव्स अगर ट्रैवल कर रही है तो वो क्या होगा, जैसे अभी समझो एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ऐसे आ रही है, तीसरी इधर से आ रही है, ऐसे बहुत सारी वेव एक पॉइंट पे टकरा रही है. तो ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये सारी वेव का कुछ तो रिजल्टेंट इम्पैक्ट होगा, राइट. और वो जो इम्पैक्ट है, यानी इस वेव को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में इन सबको आपस में एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये इंडिपेंडेंटली अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है. और ये पॉइंट पे जो वेव, ये जो पॉइंट होगा वो इन सारी वेव का रिजल्टेंट होगा. ठीक है, उसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. अभी जैसे समझो कि एक वेव ये आ रही है,
और दूसरी वेव ये आ रही है इस तरीके से, ठीक है। या आई कैन से ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है उसी के ऊपर, फाइन। तो इस केस में क्या होगा, ये देखो, ये अपना चलकर आ रही थी, ये अपना चलकर आ रहा था, लेकिन ये जहां जहां मिल रहे हैं, लाइक ये इधर भी मिल रहे हैं, इधर भी मिल रहे हैं, ये हर पॉइंट पे साथ में, करेक्ट। तो ये पॉइंट पे ये क्या करते हैं कि एक क्रेस्ट पे जा रहा है, दूसरा ट्रफ पे जा रहा है, मीन्स एक अपवर्ड जा रहा है, दूसरा डाउनवर्ड जा रहा है, एक का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, दूसरे का डाउनवर्ड है। तो जो उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट विल बी जीरो, मतलब वहां कुछ नहीं मिलेगा। हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। द टर्म इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मीन्स ऑन अ सेम पॉइंट, ऑन अ सेम टॉपिक, you are saying yes and your friend is saying no, will that plan work? तुम हाँ कह रहे हो, वो नहीं कह रहा है, तो क्या वो प्लान काम करेगा? नहीं, मीन्स there is destruction, ठीक है। But if you are also saying yes and your friend is also saying yes on the same topic, then that plan will definitely work, means तुमने भी हाँ कहा, तुम्हारे फ्रेंड ने भी हाँ कहा, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ऐसे केस में इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ये जो इंटरफेरेंस हुआ, ये जो सुपरपोजिशन हुआ इन दोनों के बीच में, वो कंस्ट्रक्टिव था, ठीक है। दैट इंटरफेरेंस वाज कंस्ट्रक्टिव एंड देयरफॉर ये जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेव विल इंक्रीज। Similarly, this was destructive interference, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, और जो एम्पलीट्यूड था वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वी कैन से इट विल डिक्रीज, इट विल बिकम मिनिमम। गॉट इट? सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Basically, what is superposition of wave? It is when two or more waves traveling through a medium pass through a common point. Each wave produces its own displacement independent of the other wave. So, that resultant displacement at that particular point is the sum of both the displacements produced by the individual waves. Got it? So, अभी तो हमने जो सुपरपोजिशन देखा वो थ्योरेटिकली था, अब हम डेरिवेशन के साथ में देखेंगे कि वेव सुपर इम्पोज कैसे होती है और उसका जो रिजल्टेंट वेव होता है वो कैसे फॉर्म होता है। गॉट इट? सो नॉर्मली हमने वेव इक्वेशन स्टडी की ऑसिलेशन चैप्टर में, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। वहां पे ऑसिलेशन में हम डिस्प्लेसमेंट को x लेते थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑसिलेशन था वो x एक्सिस के अराउंड था ना, इस तरीके से हो रहा था हमारा पार्टिकल ऑसिलेट। लेकिन यहाँ पे हमारा पार्टिकल कैसे ऑसिलेट हो रहा है? इस तरीके से हो रहा है, y एक्सिस के अराउंड हो रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को y कंसिडर करेंगे, जबकि हम ऑसिलेशन में से x कंसिडर कर रहे थे। जस्ट बिकॉज हमारी एक्सिस चेंज हो रही है, इस वजह से हमने x को y ले लिया, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। फाइन। सो लेट मी कंसिडर y1 इज माय फर्स्ट वेव, जिसका एम्पलीट्यूड है a1 साइन ओमेगा t, ठीक है। और y2 मेरी सेकेंड वेव है विथ एम्पलीट्यूड a2 साइन। अब इसमें फेज डिफरेंस भी होगा, तो ओमेगा t में हमने फाई ऐड कर दिया। फाइन। अब जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होंगे तो क्या होगा? सो व्हेन सुपर इम्पोजिंग, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें? y विल बी y1 प्लस y2, क्योंकि हमने सुपरपोजिशन की डेफिनेशन ही ये पढ़ी कि रिजल्टेंट क्या होता है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ बोथ द डिस्प्लेसमेंट्स। तो y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। अब अगर मैं ये y1 और ये y2 को ऐड करती हूँ तो मुझे y क्या मिलेगा? a1
साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट। अब यहां देखो, ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो आई कैन एक्सपांड इट विद दैट फॉर्मूला। क्या हो जाएगा ये A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 वैसे ही है, ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ये चेंज हो जाएगा, यानी साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या होगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। अब ये A2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो आई कैन राइट इट एज A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, राइट। अब ये जो साइन ओमेगा टी वाले टर्म है, ये दोनों मैं इसे एक साथ लेके साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेती हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास A1 प्लस A2 कॉस फाइव और साइन ओमेगा टी बाहर आ गया, और यहां पे क्या है मेरे पास A2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, मैंने सिर्फ ये साइन फाइव और कॉस ओमेगा टी की जगह को चेंज कर दिया। अब ये जो टर्म मुझे मिला है, ये A1 प्लस A2 कॉस फाइव और A2 साइन फाइव, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, लेट A1 प्लस A2 कॉस फाइव इज इक्वल टू A कॉस फाइव या A कॉस थीटा, ठीक है। हमने साइन वाले टर्म को टच नहीं किया, यहाँ पे साइन ओमेगा टी को टच नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हम कॉस ओमेगा टी को टच नहीं करेंगे, ठीक है। जहां पे भी हमारा ये ओमेगा टी वाला टर्म है हम उसे टच नहीं करेंगे, हम जो बाकी के टर्म्स है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो A2 साइन फाइव था, इसको हम ले लेंगे A साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको मेरी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ ये दोनों को भी इसमें, तो मुझे क्या मिलेगा y इज इक्वल टू ये A1 प्लस A2 कॉस फाइव की जगह आई कैन राइट A कॉस थीटा, ये हो जाएगा A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाइव की जगह A साइन थीटा हो जाएगा A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब A कॉमन है तो हम A बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, करेक्ट। या आई कैन राइट इट एज साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो टर्म मिला है वो क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा है, मीन्स अगर मैं इसको फॉर्मूला में रखूं तो ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, तो वही हमें मिल गया ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन जो हमने स्टार्टिंग जहां से की थी वो स्टार्ट में हमारे पास ऐसा थीटा जैसा तो कुछ था नहीं और ना ही ए जैसा कुछ था, हमारे पास जो टर्म्स थे वो क्या थे A1 A2 और फाइव वाले टर्म थे, तो हमें ये जो एम्पलीट्यूड है उसको उन्हीं टर्म्स में लाना पड़ेगा और ये जो फेज चेंज है उससे भी हमें उसी टर्म्स में लाना पड़ेगा, करेक्ट। तो लेट अस सी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज का फॉर्मूला क्या होगा। हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया था वो क्या था A1 प्लस A2 कॉस फाइव को हमने A कॉस थीटा लिया था और A2 साइन फाइव को हमने A साइन थीटा लिया था, राइट। तो हम यहां से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा, व्हाट वी विल डू
we will square and add both equations. तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये देखो ये क्या था, a cos थीटा और ये a sin थीटा. तो अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करती हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर होके ऐड होगी, मीन्स a1 प्लस a2 cos फाइव का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5. ठीक है, कर लिया हमने स्क्वायरिंग और एडिंग. यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर बाहर ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, राइट. स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री हमारा बचपन वाला. तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है वो a प्लस बी द होल स्क्वायर जैसा है, तो लेट अस एक्सपांड इट इन दैट फॉर्म फ्रॉम दैट फॉर्मूला. तो ये होगा a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 ऐसे ही रह जाएगा. अब इसमें a2 स्क्वायर कॉमन है, वो बाहर लेंगे तो cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 अगेन 1 हो जाएगा. मीन्स हमारे पास इधर पे क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ a2 स्क्वायर रह जाएगा, बिकॉज cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 तो 1 हो जाता है, राइट. सो ये a स्क्वायर था, तो a क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 स्क्वायर. ठीक है, ये हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया. अगर हम केसेस की बात करें तो अगर हमारा फाई 0 है, करेक्ट, मतलब कोई फेज चेंज था ही नहीं अगर, तो क्या हो जाता था, इफ फाई इज 0, अगर फाई 0 होता तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती, और cos 0 1 होता मीन्स a क्या होता, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर. तो ये तो अंदर जो बना ये a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता, तो a क्या होता, रूट ऑफ a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, जहां रूट और स्क्वायर कैंसिल होके a मिलता आपको a1 प्लस a2, करेक्ट. और अगर फाई 90 होता या फाई 180 होता तो ऐसे केस में आपको क्या मिल जाता, लेट अस सी. पहले तो हम चलो 180 की बात करते हैं. अगर फाई 0 होता, देखो अगर फाई 0 होता यानी फेज चेंज होता ही नहीं, कोई फेज डिफरेंस ही नहीं होता, तो ये ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके की होती, राइट. मीन्स जैसा मैंने आप लोगों को डायग्राम में पहले सुपरपोजिशन में बताया था, कोई फेज चेंज नहीं है, 0 0 है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब पहला एम्पलीट्यूड दूसरा एम्पलीट्यूड दोनों को ऐड कर दिया, मैक्सिमम मिल गया. लेकिन अगर यही इन आउट ऑफ फेज होता, मीन्स 180 का चेंज, 180 का चेंज मतलब इस तरीके से, राइट. ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, पूरा 180 का चेंज है. तो इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एम्पलीट्यूड क्या मिलना चाहिए हमें, 0. देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ये देखो, इफ फाई इज इक्वल टू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पाई 180 क्या होता है, -1. अगर ये -1 हुआ तो दिस बिकम्स a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर. अब ये फॉर्मूला हो गया a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर का, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीन्स a1 माइनस a2 आपका रिजल्टेंट बचा. लेकिन इंटरफेरेंस के लिए दोनों एम्पलीट्यूड सेम होते हैं,
तो अगर दोनों A1 और A2 सेम है और हमने A1 में से A2 माइनस कर दिया तो आंसर क्या बचेगा? 0। सो जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड 0 होता है। वी गॉट दी आंसर उसी तरीके से, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? तो किस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें, आई मैक्स क्या होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स। अब ये ए मैक्स क्या है हमारे पास? ए मैक्स का स्क्वायर, ए मैक्स का स्क्वायर क्या है? इट इज A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, करेक्ट। उसी तरीके से अगर आई मिनिमम देखेंगे तो आई मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मिनिमम का स्क्वायर, और ए मिनिमम का स्क्वायर क्या है? दैट इज A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो इन शॉर्ट आई कैन से, अगर मैं आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। अगर आपको याद होगा तो वेव ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम्स में हमने ये फॉर्मूला यूज किए हैं। सो विद दिस डेरिवेशन हम प्रोग्रेसिव वेव का पार्ट कंप्लीट करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद स्टेशनरी वेव्स।